हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसका लेसन नंबर 7 द स्कॉलरशिप जैकेट। और आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस पूरे लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। अगर आपने मेरा पहले के जो 2 वीडियोज़ हमने इस चैप्टर में से गिवन दिए हैं आपको वो नहीं देखे हैं तो वो आप जल्दी से देख के आइए, क्योंकि इस चैप्टर में से मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। फर्स्ट इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड वीडियो इस पूरे चैप्टर की डिटेल्ड समरी। अगर वो आपने नहीं देखा है, मिस हो गया आपसे, तो जल्दी से जाके आप देख के आइए सो दैट आप मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज में मेरे साथ रिलेट कर पाएँ। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। लिखा है लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इस कॉलम में आपके टेक्स्ट, आपके चैप्टर में से कुछ लाइंस दिए हैं और साथ में पैरा नंबर्स भी दिए हैं कि ये लाइंस कौन से पैरा में आपको मिलेंगी। और इस तरफ आपको क्या लिखना है, व्हाट दिस टेल्स अस। ये लाइन आपको क्या बताती है, क्या समझाती है, या आपको क्या समझ आता है इस लाइन को पढ़ के, वो आपको एक छोटा सा 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना है। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली कुडंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल। हमारी फैमिली के सारे बच्चे स्कूल में जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये कौन बोल रहा है? ये 8th क्लास की बच्ची मार्था कह रही है कि भाई हम लोग नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, गरीब हैं उसके फादर, और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का कॉस्ट देना पड़ता है, और ट्रिप्स आउट ऑफ टाउन, स्पोर्ट्स वालों को आउट ऑफ टाउन ट्रिप्स में भी ले जाया जाता है घुमाने फिराने के लिए, तो उसकी भी फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनकी फैमिली के कोई भी बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, लुक, जॉन्स फादर इज़ नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, ही ओन्स द ओनली स्टोर इन टाउन। तो ये जो लाइन है मिस्टर बून, जो कि मैथ्स टीचर थे मार्था के, उन्होंने कही थी। तो उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि जॉन के जो फादर थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, यानी काफ़ी ताकतवर थे, पावरफुल थे, और अगर उनके बच्चे को हमने ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं दिया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट होंगे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, वो अच्छे शायद नहीं होते। यस, तो इसलिए उनको ये इंश्योर करना ज़रूरी था कि वो जॉन को एक स्कॉलरशिप जैकेट दे। Next, as you know, it has always been free. This year, the board has decided to change $15. अब ये जो लाइंस हैं ये स्कूल के प्रिंसिपल मार्था से कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भाई उनके बोलने का मतलब ये था कि भाई मार्था को जैकेट नहीं दिया जाएगा। क्यों? जैकेट दैट शी हैज़ अर्नड। बेसिकली मार्था ने जैकेट अर्न किया था, यानी क्लास 1 से लेके 8 तक हमेशा टॉप ग्रेड मिली उसको, A ग्रेड मिली, तो उसने जैकेट अर्न किया था, लेकिन फिर भी उसको जैकेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको $15 का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। यस, इसीलिए प्रिंसिपल ने जानबूझ के ऐसा बोला ताकि जॉन को ये जैकेट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, I knew I had to be honest with grandpa. It was my only chance. तो ये कौन बोलता है? ये मार्था खुद से अपने मन में सोचती है। She had to be upfront with her grandfather. अब उसको ये बात अपने ग्रैंडफादर को बताना ज़रूरी थी कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उससे $15 का अमाउंट चार्ज किया है स्कॉलरशिप जैकेट के लिए। तो बहुत ज़रूरी था कि वो ये पूरी सिचुएशन अपने ग्रैंडफादर को एक्सप्लेन करे। क्यों? क्योंकि वही उसको ये पैसे देने वाले थे, तो उनको एक्सप्लेन करना, सच बोलना ज़रूरी था। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू येल, जंप, रन, डू समथिंग। अब जैसे ही प्रिंसिपल मान गए कि भाई मार्था को जैकेट मिलेगा बिना $15 पे किए हुए, तो वो बहुत खुश हो गई, और वो मानो चिल्लाना चाह रही थी, कूदना चाह रही थी, दौड़ना चाह रही थी, कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी, वो बहुत एक्साइटेड थी, वो बहुत हैप्पी थी। बियॉन्ड वर्ड, यानी शब्द बयान नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको वो जैकेट मिल रहा था, क्योंकि वो डिज़र्व करती थी। जॉन से ज़्यादा उसके मार्क्स थे और उसने हमेशा टॉप ग्रेड्स हमेशा अचीव करी हैं, तो बिना $15 पे करे उसको ये जैकेट मिल रहा था, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो दिस। नेक्स्ट, आई गेव हिम अ बिग ग्रिन, ही डिडंट फूल मी। तो ये कौन बोलता है? ये खुद से अपने आप अपने मन में मार्था सोचती है कि जैसे ही मैंने ग्रैंडफादर को ये गुड न्यूज़ दी कि भाई मुझे $15 पे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप जैकेट मिल रहा है, और तो वो बोलती है आई गेव हिम अ बिग ग्रिन, मैंने बड़े बड़े दांत दिखा के ऐसी बड़ी बड़ी स्माइल दिखाई अपने ग्रैंडफादर को, और उन्होंने मुझे फूल नहीं किया, यानी उन्होंने मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया, उन्होंने मुझे अपने राइट्स के लिए बोलना सिखाया कि अगर तुम सही हो तो वो बोलो तुम, ठीक है। तो उसके ग्रैंडफादर
हरीडली आस्क्ड हर टू गेट बैक टू द हाउस। उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला जल्दी से जाओ, घर जाओ। और देखो ग्रैंड मदर को किसी हेल्प की ज़रूरत है क्या सपर बनाने में, यानी डिनर बनाने में। एज ही डिड नॉट वॉन्ट मार्था टू सी हाउ इमोशनल ही वॉज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं इमोशनल थे। तो वो नहीं चाहते थे कि मार्था देखे उनको, एक बच्ची देखे कि ग्रैंडफादर इमोशनल हो रहे हैं। मार्था हाउएवर न्यू दिस, मार्था ये जानती थी कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत खुश और इमोशनल हैं ये गुड न्यूज़ सुन के। हेंस ही कुड नॉट फूल हर, और वो उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी वो समझ गई थी कि वो बहुत काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और इसलिए वो वहाँ से चली गई कि ठीक है चलो, अगर उनको खुशी के आंसू आ भी रहे हैं और मेरे सामने उनको नहीं रोना तो ठीक है, लेट हिम हैव हिज ओन स्पेस। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, आपको सिंपल इनके आंसर्स देने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मार्था मेंशंस दैट हर सिस्टर रोजी हैड वन द जैकेट एज वेल। आपको क्यों लगता है कि मार्था ने ये बात मेंशन करी कि उसकी बड़ी बहन रोजी को भी वो जैकेट, वो स्कॉलरशिप जैकेट मिला था, यानी वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो मार्था ये बात मेंशन करती है कि उसकी बड़ी बहन रोजी को भी वो जैकेट उसने जीता था, स्कॉलरशिप जैकेट जीता था। एज शी लुक्स अप टू हर सिस्टर, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को एक इंस्पिरेशन मानती है कि उसने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, उसको वो स्कॉलरशिप जैकेट मिला, तो मुझे भी मिलना चाहिए। एंड दे वर ऑल ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग, और क्योंकि वो सभी भाई बहन बहुत ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती हार्ड वर्किंग बच्चे थे, इसलिए उनको ये स्कूल से जैकेट मिल रहा था एज एन अवार्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द जैकेट द ओनली चांस फॉर। मार्था चैप्टर में कहती है कि जैकेट मेरे लिए एक आखिरी चांस है। तो ये आखिरी चांस का मतलब क्या है, और ये आखिरी चांस या ओनली चांस क्यों है उसके लिए, वो आपको बताना है। तो जैकेट सिर्फ एकमात्र एक तरीका था मार्था की फैमिली के लिए कि वो लोग कुछ जीत पाएँ। यस, अ सिंबल ऑफ देयर एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस यानी जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं उनको ये जैकेट मिलता है। स्पोर्ट्स में तो ये लोग बेचारे कभी पार्टिसिपेट कर नहीं पाए क्योंकि ये लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो स्पोर्ट्स कॉस्ट ये लोग बेयर नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए आखिरी चांस और एकमात्र चांस था जो इसको या इसकी फैमिली में से किसी को मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू मिस्टर बून एंड मिस्टर स्किमिड आर्ग्यू अबाउट। मिस्टर बून और मिस्टर स्किमिड आपस में किस चीज़ के लिए आर्ग्यू कर रहे थे, यानी बहस कर रहे थे। अब मिस्टर बून मार्था के मैथ्स टीचर थे और मिस्टर स्किमिड मार्था के हिस्ट्री टीचर थे, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। और वो लोग क्यों बहस कर रहे थे वो भी आपको बताना है। तो मिस्टर बून और मिस्टर स्किमिड आपस में आर्ग्यू कर रहे थे, यानी बहस कर रहे थे, और वो बहस कर रहे थे कि भाई स्कॉलरशिप जैकेट किसको देना चाहिए। मिस्टर बून जो थे वो मिस्टर स्किमिड से कह रहे थे और उनको कन्विंस करने का, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अवार्ड जो है, जो जैकेट है वो जोआन को दे दो। क्यों? क्योंकि उसके फादर जो है बहुत पावरफुल हैं और स्कूल के बोर्ड मेंबर्स में से भी एक हैं, और पूरे शहर में एक अकेला स्टोर था जो कि जोआन के फादर का था। और अगर हमने उनके बेटे को ये जैकेट नहीं दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ख़राब होंगे अगर जोआन को जैकेट नहीं मिला। तो इस बात पर ये लोग बहस कर रहे थे। और वहाँ से मिस्टर स्किमिड क्या कह रहे थे, नहीं ये जो जैकेट है ये मार्था को ही मिलना चाहिए, क्योंकि मार्था के मार्क्स जोआन के मार्क्स से ज़्यादा थे, इसीलिए वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट कुड मिस्टर स्किमिड मीन बाय मार्था इज़ मैक्सिकन। जब दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे थे तो मिस्टर स्किमिड कहते हैं कि मार्था इज़ मैक्सिकन, यानी मार्था जो है वो मेक्सिको की आई हुई है हमारी कंट्री में। ये जैसे ही उसने स्टेटमेंट सुना मार्था ने अपने बारे में, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स कैसे बन गई मार्था के लिए कि यानी मुझे किसी दूसरी कंट्री से आए हुए बच्चे को समझ रहे हैं, इसलिए मुझे अवार्ड नहीं दे रहे जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। यस, तो मिस्टर स्किमिड जो थे वो एम्फसाइज यानी किस पर जोर डालना चाह रहे थे, मार्था की एथनिसिटी पे, कि मार्था कहाँ से आई है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इमिग्रेंट्स जो होते हैं यानी जो दूसरे देश से या किसी दूसरी कंट्री से शिफ्ट होके किसी दूसरी कंट्री में आते हैं तो वो बेचारे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है एक नई कंट्री में। यस, और इसीलिए कभी कभी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी उनके अगेंस्ट भेदभाव भी यहाँ के लोग कर देते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि वो मेक्सिको से आई है, ऑलरेडी इस कंट्री में खुद को प्रूव करने के लिए उन्होंने कितनी हार्ड वर्क करी होगी, और फिर जो जैकेट उसने डिज़र्व किया है, जो अर्न किया है, हम उसको ना दे के किसी और के बच्चे को दे दें तो वो तो गलत बात होगी ना।
तो ये जो मैटर है बहुत वर्स हो गया मार्था के लिए, क्योंकि ये चीज़ इट वॉज बियॉन्ड हर कंट्रोल, क्योंकि ये चीज़ तो उसके कंट्रोल के बाहर थी। अब वो बाहर से आई है, किसी दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आई है, तो अब उसमें उसकी तो गलती नहीं है। येस, एंड शी वॉज लूजिंग आउट ऑन समथिंग दैट शी ट्रूली डिजर्व्ड, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये सच में डिज़र्व करती हूँ जैकेट, और मैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए इस चीज़ पर लूज़ आउट कर रही हूँ क्योंकि लोगों का कहना है, मिस्टर बून का मानना है कि भाई मैं मैक्सिकन हूँ, दूसरी कंट्री से आई हूँ, तो मुझे नहीं देना चाहिए। तो उसको बड़ा बुरा लगा ये बात सुन के। ओके, नेक्स्ट, हैज़ देयर रियली बीन अ चेंज इन द पॉलिसी एज द प्रिंसिपल सेड। अब प्रिंसिपल ने मार्था को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि इस साल जो है हमारी स्कूल पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, इस साल जिसको जैकेट मिलेगा उसको $15 पे करने पड़ेंगे। तो क्या सच में स्कूल की पॉलिसी यानी स्कूल के जो रूल्स हैं उसमें कोई चेंज आया था जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था? तो ऑब्वियसली नहीं, नो, देयर वाज नो चेंज इन द पॉलिसी। ऐसा कोई चेंज वेंज नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे प्रिंसिपल ऑन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर बून टू प्लीज जोआन्स पावरफुल फादर। क्योंकि मिस्टर बून जो कि मैथ्स टीचर थे मार्था के, उन्होंने प्रिंसिपल को कन्विंस किया कि भाई जो जैकेट है वो जोआन को दे दो, क्योंकि जोआन के फादर काफ़ी पावरफुल हैं, स्कूल के बोर्ड मेंबर्स में से भी एक हैं, इसीलिए हमको कुछ ना कुछ एक्टिंग, कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा मार्था के सामने। तो ऐसी कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं आए थे। नेक्स्ट, मार्था ने खुद को विड्रॉन क्यों डिस्क्राइब किया? एक लाइन आती है चैप्टर में जहाँ पे मार्था खुद को विड्रॉन कहती है। विड्रॉन यानी शाय एंड क्वाइट, यानी कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत शांत है, शर्मीला है और कुछ बोलना चाहता है लेकिन चाहकर भी बोल नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे आपको मार्था की पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता चलता है कि भाई व्हेन शी इज़ नॉट सैड, जब वो दुख में नहीं थी, तो आपको उसके बारे में क्या इससे पता चलता है? तो वो खुद को विड्रॉन डिस्क्राइब करती है, नॉट वॉन्टिंग टू टॉक टू कन्वे हाउ शी वॉज फीलिंग व्हेन हर ग्रैंडफादर डिड नॉट गिव हर द रिक्वायर्ड मनी। जब उसने अपने ग्रैंडफादर से पैसे मांगे तो ग्रैंडफादर ने पैसे नहीं दिए और उसको समझाया कि जाके अपने प्रिंसिपल से बोलो कि जब मैंने ये जैकेट अर्न किया है, यानी ये जैकेट मैंने जीता है, तो अगर मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा तो दैट डजंट मेक सेंस, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। यस, यानी ग्रैंडफादर ने उसको पैसे नहीं दिए जो मनी उसको रिक्वायर्ड थे $15। तो बेचारी बहुत विड्रॉन फील कर रही थी, काफ़ी दुखी फील कर रही थी, और शायद उसको नहीं बात करना था उस टाइम किसी से क्योंकि मन उसका ख़राब था। शी इज़ एनर्जेटिक, वैसे तो वो हमेशा एनर्जेटिक रहती है, एंड टॉकेटिव व्हेन शी इज़ नॉट सैड। जब वो दुखी नहीं होती तो हमेशा एनर्जेटिक रहती है, काफ़ी बातूनी लड़की है, लेकिन आज वो विड्रॉन फील कर रही थी, उसका मन नहीं था बस किसी से बात करने के लिए क्योंकि वो सैड थी अपनी सिचुएशन को लेके। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज देयर अ चेंज इन द प्रिंसिपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब इस पूरी प्रॉब्लम में अचानक से प्रिंसिपल के एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आया, और चेंज भी कैसा आया? पॉजिटिव आया। पहले वो $15 मांग रहे थे और बाद में जब उनको मार्था ने बोल दिया कि भाई मेरे ग्रैंडफादर $15 नहीं दे रहे हैं, तो अचानक से उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आया। तो ये क्यों चेंज आया? तो प्रिंसिपल के एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज इसलिए आया बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी। उनको कहीं ना कहीं गिल्टी, मन में गिल्ट फील हो रही थी कि भाई मार्था जो बच्ची थी उसको वो डिज़र्व कर रही थी ये जैकेट, और हम उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्था स्टूड अप फॉर वॉट वॉज राइट एंड डिड नॉट पे द मनी। मार्था अपने लिए खड़ी हुई और उसने अपने राइट्स, अपने हक के लिए बोला कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर पे नहीं करेंगे अमाउंट और मैं भी अमाउंट ही पे नहीं करूँगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील हुआ कि मैं एक बच्चे के साथ गलत कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा और मैं तुम्हें ये जैकेट देता हूँ बिना अमाउंट के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्था के जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत लिटिल यानी बहुत कम बात करते हैं, बट हिज वर्ड्स एंड एक्शंस मीन्स मच टू मार्था। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत शब्द जो वो बोलते हैं या जो उनके एक्शंस हैं वो मार्था के लिए बहुत मीन करते हैं, यानी मार्था अपने ग्रैंडफादर को बहुत मानती है। मार्था क्या सीखती है इस चैप्टर में उनसे, वो हमें बताना है। तो मार्था उनसे सीखती है टू बी ऑनेस्ट, कि हमेशा सच्चे रहो, सच के लिए बोलो, एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट वाज राइट। अगर कोई चीज़ आपने सही करी है तो उसके लिए खड़े होकर बोलना सीखो। अगर आप सही और फिर भी चुप हो तो यानी आप गलती कर रहे हो। ओके, वो चाहती तो वो मनी $15 का अमाउंट पे कर देती और उसको वो जैकेट मिल जाता। दैट शुड हैव राइटफुली बी अवॉर्डेड टू हर, यानी जो जैकेट उसको फ्री में एज एन अवार्ड मिलना था
उसके लिए वो चाहती तो $15 का अमाउंट पे करके वो उसको खरीद भी सकती थी, बट ऐसा करके इट मीन टू गो अगेंस्ट एवरीथिंग दैट जैकेट स्टूड फॉर। इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली जैकेट के मायने यानी मतलब ही बदल दिए। जैकेट उसको मिलेगा जिसने 8 ईयर्स तक अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप ग्रेड्स अचीव किए। मार्था ने अचीव भी की थी और उसने वो जैकेट मानो अर्न किया है, लेकिन पे अगर कर दिया तो यानी गलत हुआ ना, मार्था के साथ गलत हुआ। तो ये सब चीज़ें वो अपने ग्रैंडफादर से ही सीखी। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको सिर्फ उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें ग्रैंडपा को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इम्पेशेंट, क्या ग्रैंडपा इम्पेशेंट थे, बेसब्र थे कि नहीं 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 जल्दी पैसे दे दो? नहीं, तो इम्पेशेंट तो नहीं। शार्प, क्या वो बहुत शार्प थे, समझदार थे? यस, वो बिल्कुल शार्प थे। दिमाग लड़ाया उन्होंने कि नहीं पैसे नहीं देंगे, हमारे बच्चे ने ये चीज़ अर्न करी है स्कूल से तो उसको मिलेगी। वाइज, इंटेलिजेंट, समझदार थे? यस, ग्रैंडफादर वाज वाइज। इम्पल्सिव, ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ग्रैंडफादर को तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो डिग्निफाइड ज़रूर थे, यानी कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, अपने रिस्पेक्ट से नीचे उतर के वो कोई काम नहीं करते थे। तो दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द ग्रैंडपा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई स्टोरी आपको फर्स्ट पर्सन में बताई जाती है तो उसमें जो नरेटर होता है वो स्टोरी का ही कोई कैरेक्टर होता है। जैसे कि हमारी इस स्टोरी की बात करें, द स्कॉलरशिप जैकेट, उसमें फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, यानी आई, मी, ये वाले वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और जो नरेटर है यानी जो कहानी बताने वाली है वो खुद स्टोरी की कैरेक्टर है, यानी जो स्टोरी का नरेटर है वो कौन है? खुद मार्था है। ओके, और वो क्या प्रोनाउन ज़्यादा यूज़ करती है? आई, मी, वी, अस, इस टाइप के प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन में स्टोरी चल रही है। द नरेटर टेल्स अ स्टोरी एज ही और शी एक्सपीरियंसेस, जैसा मार्था ने एक्सपीरियंस किया था उस एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ शेयर करती है। ठीक है, हाउ डज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव लिमिट द इंफॉर्मेशन यू रिसीव? जब भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है यानी नरेटर खुद अपने मुँह ज़बानी अपनी कहानी या अपनी स्टोरी बताता है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है, यानी थोड़ी सी ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाउ डू यू थिंक द राइटर चूज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव? और आपको क्यों लगता है कि राइटर ने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ही यूज़ किया? तो राइटर ऐसा क्यों यूज़ करते हैं वो भी बताना है। तो जब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई स्टोरी नरेट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि स्टोरी विल कंटेन व्हाट कैरेक्टर सीज, यानी जो भी कैरेक्टर यानी जो भी मार्था ने अपनी आंखों से देखा वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने मुँह ज़बानी बताएगी। इससे जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो पीछे की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिट हो जाती है, यानी वो हमें कम पता चलती है। ओके, दूसरे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे मिस्टर बून हो गए, मिस्टर स्किमिड हो गए, प्रिंसिपल, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। राइटर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो रीडर्स होते हैं दे वर्क विथ लिमिटेड नॉलेज, ताकि हम सिर्फ लिमिटेड नॉलेज के साथ काम करें, जस्ट लाइक मार्था हरसेल्फ, यानी जैसे मार्था लिमिटेड नॉलेज के साथ काम कर रही थी हम भी उस लिमिटेड नॉलेज के साथ ही काम करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्था और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन? मार्था और उसके ग्रैंडफादर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटैगनिस्ट की। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? मार्था एंड ग्रैंडफादर, जो कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये लोग पूरा जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ये लोग पूरा प्लॉट क्रिएट करते हैं। प्लॉट यानी कि स्टोरी, पूरी जो कहानी है वो इनके ऊपर ही बेसिकली चलती है और इससे हम पूरे रीडर्स इंगेज यानी बिजी रहते हैं इन्हीं की बातें पढ़ने में। और अगर हमें इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में या कहीं ना कहीं दया आ रही है स्टोरी में तो वो इन मेन कैरेक्टर्स की बातों पर ही हमें आती है। प्रोटैगनिस्ट मेनली स्टोरी का जो हीरो या हीरोइन होता है उसे हम कहते हैं, यानी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइनर कैरेक्टर्स। जैसे कि इस चैप्टर में जो माइनर कैरेक्टर थे वो कौन थे? मिस्टर स्किमिड, मिस्टर बून और प्रिंसिपल। और मार्था और उसके ग्रैंडफादर कौन थे? मेन कैरेक्टर्स यानी कि प्रोटैगनिस्ट। अब मिस्टर स्किमिड क्या बोलते हैं? व्हाट ही सेज अबाउट मार्था स्टिक्स टू हिज मॉरल वैल्यूज। मिस्टर स्किमिड जो भी मार्था के लिए बोलते हैं कि भाई इसी बच्ची को मिलना चाहिए स्कॉलरशिप जैकेट, यानी ये अपने मॉरल वैल्यूज़ पे स्टिक रहते हैं, जो सही है तो उसको ये सही ही बोलते हैं। मिस्टर बून जो है वो मार्था की फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं और उसकी मेरिट यानी कि उसकी पढ़ाई, उसकी समझदारी, उसने जितना अचीव किया है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं।
अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं है, यानी उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही और वो मार्था से पैसे मांग रहे हैं उस स्कॉलरशिप जैकेट के लिए, वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते सिचुएशन को। यस, तो ये प्रिंसिपल के बारे में यानी माइनर कैरेक्टर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता है। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनर कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। तो आंसर ये है कि जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं मार्था से, बस प्रिंसिपल की थोड़ी सी बात होती है, बाकी मिस्टर स्किमिड और मिस्टर बून की तो कोई बात भी नहीं होती मार्था से। बट किस तरीके से ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो मेन कैरेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, यानी असर डालते हैं उसके ऊपर, वो हम देखते हैं। तो जो मिस्टर स्किमिड होते हैं वो मार्था के हार्डवर्क को बहुत वैल्यू करते हैं, उसके डेडिकेशन, उसकी लगन को समझ रहे हैं और उसके लिए खड़े हुए, यानी उसके लिए मिस्टर स्किमिड ने बात करी और कहा कि नहीं, जैकेट जाएगा तो मार्था को जाएगा, जुआन को नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड माइनर कैरेक्टर मिस्टर बून की। वो मार्था के अगेंस्ट थे ड्यू टू हर एथनिसिटी, यानी उनका मानना ये था कि क्योंकि वो मैक्सिकन है, मैक्सिको से आई है, इसलिए हम उससे दूसरी कंट्री के इंसान को हम क्यों प्रेफरेंस दें, हम हमारी कंट्री के इंसान को प्रेफरेंस देंगे यानी बेनिफिट देंगे। फिर प्रिंसिपल जो है, जो कि थर्ड माइनर कैरेक्टर है, इनिशियली यानी शुरू में वो मिस्टर बून की बातों में आ गए और क्या करते हैं, उन्होंने कंडीशन रख दी और मार्था से बोला $15 पे करो अगर जैकेट चाहिए की। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि मार्था डिजर्विंग है और बिल्कुल भी हार नहीं मान रही जैकेट को लेके, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया, समझ आ गया कि कितना ज़्यादा स्टूप लो हो गए हैं वो, यानी कितना ज़्यादा गिर गए हैं वो एक बच्ची के सामने। यस, और इसीलिए उन्होंने अपनी सिचुएशन को करेक्ट किया और उसको जैकेट देने का फैसला किया। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमको इस चैप्टर में मार्था के ग्रैंडफादर के बारे में क्या पता चलता है वो हमें बताना है। से हाउ, हमको कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने, कैसे इमोशनली और फिजिकली वो बहुत थके हुए हैं बेचारे, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। फिजिकली इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वो फील्ड पे काम करते हैं और ओल्ड हैं, और इमोशनली इसलिए थके हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली दुख है उन्हें कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फैमिली में, और साथ ही साथ बच्चों का फ्यूचर, भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो एक स्टैंड लेते हैं यानी कि सामने आते हैं मार्था को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्था ने बहुत हार्डवर्क किया है और उनका डिसीजन था पैसे ना देने का, यानी वो मार्था के लिए ही ये डिसीजन था, मार्था के फेवर में ये डिसीजन था। ओके, ये सारी चीज़ें जो हमको ग्रैंडफादर के बारे में पता चलती हैं, ये कैसे हमें कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करती है एंड द आउटकम ऑफ द स्टोरी, यानी हमको स्टोरी का जो आउटकम है, जो पूरी स्टोरी का रिजल्ट निकला है, इस चीज़ को ये पूरी चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं वो हमें बताना है। तो मार्था के जो फादर थे वो एक डिग्निफाइड मैन थे, यानी रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानीय इंसान थे जो अपनी रिस्पेक्ट से नीचे उतर के कोई काम नहीं करते थे। उन्हें अपनी और अपनी फैमिली की सेल्फ वर्थ के बारे में पता था, उन्हें पता था मैं सही हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरी पोती मार्था बिल्कुल सही है। वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि हमेशा बिजी रहते हैं अपनी फील्ड्स में, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड कर पाएँ, कुछ पैसे और जो भी उनकी फैमिली को ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की फ़ीस पे करेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल बोला है कि मैं अपने पोते पोतियों की फ़ीस जो है स्कूल की पे करूँगा और उन्हें सपोर्ट करूँगा ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएँ। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सच्चा होता है और अपनी मॉरल वैल्यूज़ पर रहता है। उन्हें पता था कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मार्था बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेगी क्योंकि उसे ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनके लिए उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ थी, एज शी नीडेड टू लर्न, क्योंकि यही चीज़ वो अपनी पोती को सिखाना चाहते थे कि हमेशा सच्चे रहो और सच के लिए बोलो और खड़े रहो। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में विच इज़ ग्रामर एंड यूसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको उन्हें रीड करना है और हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। मार्था फेल्ट दैट शी मस्ट विन द स्कॉलरशिप जैकेट, मार्था को लगा कि उसको बिल्कुल ये स्कॉलरशिप जैकेट जीतना चाहिए। हाईलाइटेड वर्ड इज मस्ट। नेक्स्ट,
द प्रिंसिपल मे गिव द स्कॉलरशिप जैकेट टू जॉन, मे बी शायद प्रिंसिपल स्कॉलरशिप जैकेट जॉन को दे दे। हाईलाइटेड वर्ड इज मे। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड इन सेंटेंसेज में, इनको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज, या फिर इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। हमने ये सीखा है कि जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, अगर किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो हम हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, ताकि जो मैसेज वो सेंटेंस हमें देना चाहता है वो हमें या रीडर्स को इजीली कन्वे हो जाए। ओके। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि वॉज, वर, यस, इस टाइप के काफ़ी सारे, इज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कभी कभी किसी सेंटेंस में अकेले नहीं स्टैंड कर सकते, यानी इनके साथ में कुछ ना कुछ मॉडल ऑक्सिलरी होना बहुत ज़रूरी है, यानी मस्ट में टाइप के कोई वर्ड्स होना ज़रूरी है। दे फॉर्म अ वर्ब फ्रेज विद द मेन वर्ब, वो कहीं ना कहीं वर्ब फ्रेज बनाते हैं मेन वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं आपको बहुत सारे कुछ मॉडल्स दिखाने वाली हूँ, और वो मॉडल्स क्या मीनिंग कन्वे करते हैं अगर हम उन्हें किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। हर मॉडल एक अलग मीनिंग कन्वे करता है डिपेंडिंग अपॉन उस सेंटेंस में क्या सिचुएशन बताई गई है। ओके, चलिए मॉडल्स देख लेते हैं। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, या फिर हैव टू, ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है शुड, अगर आप शुड बोलो या ऑट टू बोलो तो एक ही बात है। विल, वुड, शैल, शुड, ये सब क्या है? ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं। फर्स्ट आ जाता है कैन। कैन अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि एबिलिटी पता चल जाए कि कोई इंसान किसी चीज़ को करने के एबल है। जैसे कि आई कैन डांस फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे नाच सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है, परमिशन लेनी है, कैन आई कम इन, यस, किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी को कोई चीज़ ऑफर करनी है, तो आप सेंटेंस में कैन मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ करते हो। कुड, अगेन कुड भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैन होता है प्रेजेंट के लिए और कुड होता है पास्ट में। अगेन रिक्वेस्ट, सजेशन, एबिलिटी इन द पास्ट, क्लियरली लिखा है यहाँ पे पास्ट, तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। फिर आ जाता है मे एंड माइट, ये दोनों साथ में आते हैं। मे यूज़ होता है प्रेजेंट में और माइट यूज़ होता है अगेन पास्ट में। मे आप क्यों यूज़ करते हो? जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश ना भी हो, तो आपने मे लगा दिया तो यानी आपने पॉसिबिलिटी बता दी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती बारिश। प्रोबेबिलिटी, किसी से परमिशन लेनी है, रिक्वेस्ट, ऑफर, इन सब के लिए मे यूज़ होता है। माइट अगेन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन पास्ट में। फिर बात आती है मस्ट और हैव टू की, यानी नेसेसिटी, कोई चीज़ नेसेसरीली आपको करनी ही करनी है। ऑब्लिगेशन यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना ही है, तब आप क्या लगाते हो? मस्ट या फिर हैव टू। यू मस्ट विजिट वॉशरूम राइट नाउ, यानी तुम अभी के अभी वॉशरूम जाओ, यानी नेसेसरी है, जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। ऑट टू, यानी जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस यानी आप किसी कंक्लूजन पे आए हो बहुत सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए, तो उसे आप इन्फेरेंस कहते हो। या प्रोबेबिलिटी आपको दिखती है किसी सेंटेंस में, तब आप ऑट टू यूज़ करते हो। बेसिकली शुड एंड ऑट टू यहाँ पे अलग दिया है, लेकिन ऑट टू का मतलब शुड ही होता है। विल, विल हमेशा लगता है फ्यूचर के लिए। कौन से टेंस के लिए? फ्यूचर टेंस के लिए। आपका इंटेंशन क्या है फ्यूचर में कि आप क्या करने वाले हो? आई विल बी गोइंग टू अहमदाबाद टुमारो, कल मैं जाऊंगी अहमदाबाद, तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं फ्यूचर में ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं विल यूज़ करूँगी। किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए पहले से कोई प्रेडिक्शन लगा रही हूँ, कोई अनुमान लगा रही हूँ, पहले से कोई प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल गिव यू दिस ड्रेस फॉर द बर्थडे, तो विल लगा रही हूँ। ओके। अब आ जाता है वुड। अगेन वुड पास्ट टेंस में आता है, जब आप परमिशन, रिक्वेस्ट और किसी को कोई इन्विटेशन दे रहे हो। ओके। फिर आ जाता है शैल, जब आप किसी को ऑफर करते हो कोई चीज़ या फिर किसी को कोई सजेशन देते हो तो लगता है शैल। और फिर आ जाता है शुड, यानी जब आप किसी को कोई रिकमेंडेशन देते हो। रिकमेंडेशन फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये कर सकते हो, करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, तो रेकमेंडेशन देते हो, किसी को एडवाइस देते हो, तब यूज़ होता है शुड मॉडल ऑक्सिलरी। ओके। अब इसी के ऊपर आपकी एक एक्सरसाइज बेस्ड है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको सेंटेंस में ब्लैंक फिलअप करना है। हर सेंटेंस में 2 ऑप्शंस गिवन है, सही ऑप्शन यानी सही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड आपको यूज़ करना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ब या वो ऑक्सिलरी मॉडल यूज़ होता है वो भी आपको लिखना है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, लेट्स सी दैट।
ओके, नंबर 1, मे आई सिट डाउन, आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द वर्क। अब ब्लैंक में मे फिल किया कि क्या मैं बैठ जाऊं, मैं काम के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। तो मस्ट आएगा कि मे, ऑब्वियसली मे आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि शायद सामने वाला आपको मना भी कर दे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस, मस्ट तो तब होता है जब किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है। तो मे आपने यहाँ पे फिल किया, और मे क्या है, आपने यूज़ किया है परमिशन के लिए। किस चीज़ के लिए? परमिशन के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया परमिशन। तो वो भी लिखना है कि किस चीज़ के लिए वो वर्ड आपने यूज़ किया है। नेक्स्ट, सिंस द मॉनसून वॉज गुड लास्ट ईयर देयर ऑट टू बी प्लेंटी ऑफ वाटर। क्योंकि पिछले साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इस साल तो बहुत सारा पानी होना ही था, ऑट टू आएगा। वुड तो आप कब यूज़ करते हो? विल, यानी फ्यूचर में जब विल यूज़ होता है तो उसके पास्ट के लिए वुड यूज़ करते हो। तो ये आपने इन्फेरेंस के तौर पे यूज़ किया। इन्फेरेंस यानी कि आपने रीज़न देख लिया कि अरे पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी, इसीलिए इस साल तो बहुत अच्छा पानी हमें मिलेगा। तो आप एक कंक्लूजन पे आए, तो दिस इज़ फॉर इन्फेरेंस। नेक्स्ट, वुड यू प्रेफर टू टेक अ टैक्सी रादर देन द वैन। क्या आप टैक्सी प्रेफर करोगे वैन से ज़्यादा? तो ये आपने वुड इसीलिए यूज़ किया ताकि आप प्रेफरेंस चेक कर रहे हो कि आपको क्या लेना है, या तो ये या तो वो। ओके, देयर इज अ चांस दैट प्राइस ऑफ राइस माइट गो अप इन द हार्वेस्ट इज पुअर। बिल्कुल चांसेस हैं कि चावल के दाम बढ़ जाएं, क्योंकि हार्वेस्ट जो है, कटाई जो है इस बार बहुत बेकार हुई है। तो माइट आएगा, क्योंकि माइट कब आता है? जब आप किसी चीज़ के लिए आपको श्योरिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए आपने प्रोबेबिलिटी के लिए क्या यूज़ किया? माइट। नेक्स्ट, आई शैल सर्टनली डू माई बेस्ट टू हेल्प। आई शैल सर्टनली डू माई बेस्ट टू हेल्प, यानी कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, 100% दूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये आपने हेल्प ऑफर करी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ऑफर। नेक्स्ट, एट वन टाइम शी कुड डांस विद सच स्पीड अनलाइक नाउ। एक समय की बात थी कि वो तो इतनी स्पीड में डांस करती थी जैसा वो अब नहीं कर पाती है। तो ये कुड आपने यूज़ किया है, और ये कुड कब यूज़ होता है? पास्ट की बात, यानी एट वन टाइम, पहले की बात हो रही है। तो एबिलिटी इन द पास्ट। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट सेट ऑफ एट वंस और यू विल मिस योर फ्लाइट। तुम फटाफट से बैठ जाओ, नहीं तो तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दोगे। तो ये मस्ट इसीलिए यूज़ किया क्योंकि नेसेसिटी है कि भैया जल्दी करो, अदरवाइज फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा नेसेसिटी है। ओके, पीपल शुड पे देयर टैक्सेस फॉर द गवर्नमेंट टू बी एबल टू डू इट्स वर्क। लोगों को अपने टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट अपने काम नहीं कर पाएगी। तो उनको ये करना है, तो ये लोगों के लिए क्या है? एडवाइस है, एक सुझाव है। ओके, तो ये हो गए मॉडल वर्ब्स आपके। आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रामर फन एक्टिविटी पे। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, आपको ग्रुप बनाने हैं क्लास में और गेम खेलने हैं, जिसमें आप क्या करोगे? जिसमें आप लोगों को एडवाइस दोगे मॉडल्स यूज़ करते हुए। ओके, हर ग्रुप में से एक मेंबर सामने आएगा और दूसरे मेंबर के दूसरे ग्रुप के एक मेंबर को फेस करेगा। दो ग्रुप सामने होंगे, दोनों का एक एक मेंबर आएगा और दोनों का एक एक मेंबर एक दूसरे को फेस करेगा। जो प्लेयर 1 है विल स्टेट समथिंग दे वांट एडवाइस फॉर। प्लेयर 1 बोलेगा मुझे इस चीज़ के लिए आप एडवाइस दो। जैसे कि आप उसको सिंपल रखना, आई डोंट नो व्हाट टू डू दिस वीकेंड। जैसे वो बोलेगा मुझे नहीं पता इस वीकेंड में मैं क्या करूँ, तो अब आप मुझे एडवाइस दो। या फिर मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, तो अब आप सामने वाला प्लेयर क्या करेगा? एडवाइस देगा। प्लेयर 2 कुछ ना कुछ एडवाइस देगा, और उस एडवाइस देते वक्त जितने हो सके उतने मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेगा। और उसके बाद आप अपने रोल्स स्विच करो, यानी पहले जो प्लेयर 1 कर रहा था वो प्लेयर 2 करेगा, और जो प्लेयर 2 कर रहा था वो प्लेयर 1 करेगा। ओके, जिस प्लेयर ने भी सबसे ज़्यादा मॉडल वर्ब्स यूज़ किए उसको पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर अगला पेयर आएगा, अगले 2 अलग अलग मेंबर्स आएंगे और वो इस चीज़ को रिपीट करेंगे। जिस ग्रुप के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, सबसे ज़्यादा जिसने मानो मॉडल वर्ब्स यूज़ किए होंगे, वो जीत जाएंगे। सो अपनी क्लास टीचर के सुपरविजन में आप डेफिनेटली एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब तक हमने मॉडल्स देखे, लेकिन अब हम मॉडल्स के क्या देखेंगे? नेगेटिव फॉर्म्स। नेगेटिव फॉर्म्स वो होते हैं जब क्या लग जाता है? नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडल है कैन, अगर मैं यहाँ लगा दूँ नॉट, तो ये बन गया कैन नॉट, तो ये मेरा क्या हुआ? नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल। अगर मैं बोल दूँ शैल, ये हो गया मेरा मॉडल, लेकिन अगर मैं बोल दूँ शैल नॉट या नॉट शैल, तो वो हो गया मेरा नेगेटिव मॉडल वर्ब। ही शुड हैव रिटायर्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल रिटायर हो जाना चाहिए था। इट वॉज प्रॉपर फॉर हिम टू रिटायर लास्ट ईयर। ही शुड नॉट या शुडेंट हैव रिटायर्ड लास्ट ईयर, तो अब ये पॉजिटिव हो गया मॉडल वर्ब शुड का, और या क्योंकि अब यहाँ पे शुड नॉट या फिर आप शुडेंट हैव,
शुड नॉट हैव ये भी यूज़ कर रहे हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। वी वुड हैव सीन इट तो ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। वी वुडेंट हैव सीन तो वुडेंट हैव सीन बोल दो या वुड नॉट हैव सीन बोल दो, एक ही बात है, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। शी मस्ट हैव रेड द लेटर तो इसका नेगेटिव हो गया शी मस्टंट हैव सेंट द, मस्ट नॉट हैव रेड द लेटर तो ये मस्ट नॉट नेगेटिव हो गया। ओके तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि शी कुडंट हैव यूज़ कर लो या कुड नॉट हैव यूज़ कर लो या मस्टंट हैव या मस्ट नॉट हैव, इसका मतलब एक ही होता है, इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंट। इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर हर विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, यानी कि इसका मीनिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, लेकिन हमें ये समझना है कि इसमें एन अपॉस्ट्रोफी टी आ रहा है यानी इसमें नॉट आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव मॉडल वर्ब है, इतना आप समझिए बस, ठीक है। देर आर 2 अदर मॉडल ऑक्सिलरीज, अब 2 और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि है पहला नीड और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है डेयर। नीड मतलब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, डेयर मतलब जब आप किसी चीज़ की हिम्मत यूज़ करो। ये दोनों भी क्या यूज़ होते हैं, नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब्स में ही यूज़ होते हैं। इसमें आपको नॉट नहीं दिख रहा, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब में यूज़ आते हैं। ओके जैसे कि यू नीड नॉट वरी सो मच तो नीड नॉट क्या हो गया, नेगेटिव मॉडल वर्ब। नीड मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन नीड नॉट यूज़ होगा तो वो मॉडल वर्ब होगा। यू डोंट नीड तो अगेन ये मॉडल वर्ब। डेड नॉट, डिडंट, डेयर, ये सब नेगेटिव मॉडल वर्ब्स होते हैं, यानी कि नीड और डेयर आपस में पॉजिटिव मॉडल वर्ब्स की तरह यूज़ नहीं होते, लेकिन ये नॉट के साथ यूज़ हो जाएंगे तो ये नेगेटिव मॉडल वर्ब बन जाएंगे। ओके चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट मॉडल्स एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही मॉडल और सही फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। यहाँ पर बात हो रही है नवीन और अब्दुल के बीच में। नवीन कह रहा है अब्दुल से, आई थिंक आवर टीम शुड हैव बैटेड फर्स्ट एज दे डिड लास्ट वीक। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम पहले बैटिंग करे जैसे पिछले हफ्ते करी थी। अब्दुल कहता है आई डोंट एग्री, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट दैट दे नॉट बैट लास्ट वीक, कि हमने अच्छा बैट नहीं किया था लास्ट वीक। तो अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा अब्दुल का। किसका होगा, अब्दुल का, क्योंकि अब्दुल रिप्लाई कर रहा है आई डोंट एग्री, आई थिंक इन फैक्ट दैट दे शुडंट हैव बैटेड फर्स्ट लास्ट वीक, कि उन लोगों को फर्स्ट बैट नहीं करना चाहिए था लास्ट वीक। तो शुडंट हैव मीन्स शुड नॉट हैव, यहाँ पे क्या यूज हो गया, एक नेगेटिव मॉडल वर्ब। ओके नेक्स्ट, वी बॉट द ब्रेड बिकॉज इट लुक्ड फ्रेश, वी नॉट इफ इट हैड लुक्ड स्टेल। यहाँ बताया जा रहा है कि हमने ब्रेड इसलिए खरीदी क्योंकि वो फ्रेश दिख रही थी, हम नहीं खरीदते, नॉट दिया हुआ है, अगर वो स्टेल यानी कि बासी दिख रही होती। तो आंसर क्या है, वी वुड नॉट हैव बॉट इफ इट हैड लुक्ड स्टेल। हम नहीं खरीदते अगर वो बासी दिख रही होती। तो यहाँ पे आपने नॉट यूज करके नेगेटिव बनाया इसको। ओके नेक्स्ट, ग्रैंडपा बहुत टायर्ड दिख रहे थे पूरी वॉक करने के बाद, मार्केट से वॉक करके आए थे। ही रियली नॉट वॉक सच लॉन्ग डे, वो इतना लंबा वॉक नहीं करते, इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस मैंगो खरीदने के लिए। वो कभी कभी अपनी उम्र भूल जाते हैं, तो आपको इसको अब नॉट यूज़ करना है। तो ही रियली शुड नॉट हैव वॉक्ड सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको इतना लंबा वॉक नहीं करना चाहिए था सिर्फ थोड़े से आम खरीदने के लिए, वो कभी कभी अपनी उम्र भूल जाते हैं। तो शुड नॉट हैव यूज़ करके हमने इसको बना दिया नेगेटिव मॉडल वर्ब। नेक्स्ट, अब यहाँ बात चल रही है रूप और प्रीत के बीच में। रूप कह रही है वी शुड हैव स्पेंड मोर टाइम इन आर कॉस्ट्यूम्स, जो भी हमने कॉस्ट्यूम या ड्रेस पहनी है इसमें हमें कुछ और वक्त गुजारना चाहिए। प्रीत कहती है नो, वी नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन आर कॉस्ट्यूम्स बट ऑन आर एक्टिंग इंस्टेड। तो प्रीत कहती है नहीं, अपने कॉस्ट्यूम पे नहीं बल्कि हमें अपनी एक्टिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। कॉस्ट्यूम के बारे में सोचेंगे तो एक्टिंग पे कब ध्यान देंगे। तो इसका आंसर कौन देगी, प्रीत देगी। हम प्रीत को देखेंगे क्योंकि प्रीत रिप्लाई कर रही है। तो नो वी शुड नॉट हैव, यहाँ शुड नॉट हैव आ गया, हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना कॉस्ट्यूम पे बट अपनी एक्टिंग पे। तो शुड नॉट हैव यूज़ करके आपने इसको नेगेटिव बना दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आनंदो मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे टू द क्लब। आनंदो क्लब जा रहा होगा और शायद मे बी वो भटक गया है, रास्ता अपना खो बैठा है। ही नॉट लूज हिज वे बिकॉज ही हैज़ बीन हियर ट्वाइस बिफोर। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, उसने रास्ता अपना नहीं भटका होगा क्योंकि पहले भी वो इस क्लब में 2 बार आ चुका है। तो ही कुड नॉट हैव लॉस्ट हिज वे बिकॉज ही हैज़ बीन हियर ट्वाइस बिफोर। तो कुड नॉट हैव यूज़ करके बना दिया आपने
नेगेटिव मॉडल वर्ब। नेक्स्ट, बात चल रही है डेविड और जो के बीच में। डेविड कहता है डिड द पुलिसमैन फाइन यू फॉर स्पीडिंग, क्या पुलिसमैन ने क्या तुम पर फाइन चार्ज किया क्योंकि तुम बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो जो कहता है एक्चुअली आई वॉजंट रियली एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट बट आई नॉट आर्ग्यू विथ हिम। तो वो कह रहा था कि मैं कोई स्पीड में इतना नहीं चला रहा था, मैंने एक्सीड नहीं की थी लिमिट, बट मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था किसी बात की, मेरे पास क्योंकि करेज यानी कि हिम्मत नहीं है। अब आंसर कौन देगा हमें, जो देगा। तो जो कहता है कि एक्चुअली आई वॉजंट रियली एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट बट आई डेड नॉट आर्ग्यू विथ हिम। तो वॉजंट और डेड नॉट दो नेगेटिव आपने क्या यूज़ किए हैं, मॉडल वर्ब्स। और डिडंट हैव भी, आई डिडंट हैव द करेज, यहाँ पे आपने यूज़ करके इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया। ओके, नेक्स्ट, वी कैन बुक द टिकट्स ऑनलाइन, हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। वी नॉट गो टू द मूवी थिएटर टू बुक देम, हमको स्पेशली मूवी थिएटर टिकट्स बुक करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वी नीड नॉट गो टू द मूवी थिएटर टू बुक देम, तो नीड नॉट यूज़ करके हमने बना दिया ऐसे एक नेगेटिव मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में विच इज़ वर्ड्स इन यूज़। यहाँ पर आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, ये वर्ड्स आपके चैप्टर में से ही हैं और उन्होंने पैरा नंबर्स भी दे दिए हैं कि किस पैरा में से ये वर्ड उन्होंने पिक किया है। ओके, और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं कॉलम बी में, इन वर्ड्स के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट्स, विलोम शब्द, ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द दिए हैं। आपको सही वर्ड के साथ उसके सही ऑपोजिट या एंटोनिम वर्ड को मैच करके लिखना है। आप चाहें तो इसके लिए डिक्शनरी भी रेफर कर सकते हैं। वर्ड्स क्या गिवन है, एब्सेंट माइंडेडली, काम, एंग्री, अनकंफर्टेबल, डिसमे, विड्रॉन, सिली। और यहाँ वर्ड्स क्या दिए, एजिटेटेड, एक्सट्रोवर्टेड, अनबॉदर्ड, डिलाइट, अलर्टली, डिग्निफाइड, पीसफुल। चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं, अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट के साथ आ जाता है ई, एब्सेंट माइंडेडली यानी जब आपका ध्यान नहीं है, दिमाग कहीं और भटका हुआ है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अलर्टली यानी कोई भी काम आप बहुत अलर्टनेस यानी बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हो। नेक्स्ट टू के साथ आता है ए, काम यानी जब आप बहुत काम हो, आराम से बैठे हो। एजिटेटेड यानी जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कहीं आप एंग्री हो रहे हो। नेक्स्ट थ्री गोज विद जी, एंग्री गुस्से में हो, उसका उल्टा पीसफुल यानी बिल्कुल सुकून में हो। फोर गोज विद सी, अनकंफर्टेबल, जब आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसका उल्टा क्या हो जाता है, अनबॉदर्ड यानी कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ की बॉदर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फाइव विद डी, डिसमे यानी जब आप बहुत दुखी हो, उम्मीद खत्म हो गई किसी चीज़ को लेके आपके मन में, और उसी का उल्टा डिलाइट यानी कि आप हैप्पी हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है विड्रॉन यानी वो लोग जो बहुत शाय रहते हैं, बहुत क्वाइट रहते हैं और कम बोलते हैं, उन्हीं का उल्टा क्या होता है, एक्सट्रोवर्टेड यानी वो लोग जो बहुत बातूने होते हैं, काफ़ी बोलते हैं, लोगों से बातचीत करना उन्हें पसंद है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सिली यानी बेवकूफ़ लोग, उसका उल्टा क्या होगा, डिग्निफाइड यानी कि जो लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड रहते हैं और सोच समझ के बात करते हैं। यस, ओके, तो ये हो गए हमारे सही एंटोनिम्स, सही वर्ड्स के साथ मैच। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी वोकैबुलरी एक्टिविटी। अगेन ये भी आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, आपको इसमें गेम खेलना है। पूरी जो क्लास है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करनी है। फिर आपकी टीचर जो है एक वर्ड लिखेगी ब्लैक बोर्ड पर। ओके, फिर आपको उस वर्ड को डिस्कस करना है अपने ग्रुप में और एक एंटोनिम लेकर आना है उस वर्ड का, यानी एक ऑपोजिट वर्ड आपको सोचना है जो भी मैम ने वर्ड लिखा है। ओके, ग्रुप का एक मेंबर क्या करेगा, बोर्ड पे जाके उस एंटोनिम को लिखेगा और फिर ग्रुप 2 का भी वही सेम होना है, यानी ग्रुप 2 का भी एक मेंबर आएगा और उस वर्ड का एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड जाके उसको बोर्ड पे लिखना है। और इस तरीके से दोनों ग्रुप्स के अलग अलग मेंबर्स आके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स लिखते चले जाएंगे, तब तक जब तक एक ग्रुप आखिरी में गिव अप ना कर दे, यानी हार ना मान ले कि हमको अब इसके आगे के एंटोनिम्स नहीं आ रहे हैं। और देन फाइनली जिस ग्रुप ने हार नहीं मानी उसको पॉइंट मिलेगा। यस, एंड डिजॉरस की डिक्शनरी इसमें आपकी मदद डेफिनेटली कर सकती है। अलग अलग वर्ड्स के साथ भी आप उसके एंटोनिम्स डिक्शनरी में से सर्च कर सकते हो एंड जो भी ग्रुप हार नहीं मानेगा वो जीत जाएगा। ओके, तो क्लासरूम एक्टिविटी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस गिवन है, आपको इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, यानी कि फिर से लिखना है। लेकिन फिर से कैसे लिखोगे,
हर सेंटेंस में आप अगर देखेंगे तो आपको एक वर्ड हाईलाइटेड दिखेगा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ये वर्ड हाईलाइट है, सेकेंड सेंटेंस में ये वर्ड हाईलाइट है। तो आपको सेंटेंस लिखना है, लेकिन इस बार जब आप रीराइट करेंगे तो जो हाईलाइटेड वर्ड है उसमें सही सफिक्स को ऐड करना है इस बॉक्स से चूज करके। अब सफिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वर्ड लिखा है हैंड, ये क्या है? एक नॉर्मल वर्ड है हैंड। सफिक्स क्या होता है? जब आगे आप कुछ और लेटर्स ऐड करके एक बड़ा सा दूसरा वर्ड बना देते हो। यानी अगर मैंने हैंड को साथ में यहाँ लिख दिया फुल, तो मैंने सफिक्स क्या चूज किया? यहाँ से फुल चूज कर लिया और हैंड का बना दिया मैंने हैंडफुल, यानी मुट्ठी भर। तो हैंडफुल एक नया वर्ड आ गया। ठीक है, तो सही सफिक्स आपको बॉक्स में से चूज करके लिखना है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। सेंटेंस है, हर साल हम वेट करते हैं लोकल कार्निवल के लिए एंड एंटिसिपेट अ ग्रैंड इवेंट। और एंटिसिपेट करते हैं यानी कि हम अनुमान लगाते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट होगा। अब एंटिसिपेट हाईलाइटेड है, सही सफिक्स यूज करके आपको सेंटेंस रीराइट करना है। तो एवरी ईयर वी वेटेड फॉर द लोकल कार्निवल इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ग्रैंड इवेंट। एंटिसिपेशन, तो यहाँ पे TION, शन आपने सफिक्स यूज करके एंटिसिपेशन कर दिया। नेक्स्ट, इस रेसिपी के लिए हम जितनी रेजिन्स यानी जितनी किशमिश एज यू कैन होल्ड इन योर हैंड, जितनी किशमिश आप अपने हैंड में होल्ड करेंगे उतनी अच्छी ये रेसिपी बनेगी। तो हैंड यानी हाथ भर के, तो हैंड बन जाएगा हैंडफुल, एंड आपने वापस सेंटेंस रीराइट किया हैंडफुल लिख के। ओके, नेक्स्ट, जो भी हम अचीव करते हैं इस टूर्नामेंट में, इस मैच में, इट विल बी बिकॉज ऑफ आवर कोच, वो हमारे कोच की वजह से होगा। तो अचीव क्या बन जाएगा? अचीवमेंट। तो आपने क्या सफिक्स यूज किया? अचीवमेंट। पूरा सेंटेंस सेम, बस अचीव को आपने अचीवमेंट किया मेंट सफिक्स यूज करके। नेक्स्ट, अल्पना नाम की लड़की है, उसने स्वीट्स मिठाई सबको डिस्ट्रीब्यूट करी। हु वॉज हर नेबर, जो भी उसके पड़ोसी थे। तो नेबर का बन जाएगा नेबरहुड। आपने सफिक्स क्या चूज किया बॉक्स में से? हुड। ओके, नेक्स्ट, अ मेयर फोटो कैन नॉट कैप्चर द वास्ट दी ओशन इज। एक सिर्फ फोटो में आप कैप्चर ही नहीं कर सकते कि हमारा ओशन, ये महासागर कितना बड़ा होता है। तो वास्ट बन जाएगा आपका वास्टनेस। वास्टनेस यानी कोई चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है, जैसे कि एक ओशन कितना बड़ा होता है। नेक्स्ट, एक अजीब सी पिक्चर थी, स्ट्रेंज पिक्चर थी, उसमें कोई कैप्शन नहीं था, यानी कोई हेडिंग नहीं डली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पिक्चर किस चीज़ की है। एंड दैट मेड मी मोर क्यूरियस, और इस वजह से मैं बहुत क्यूरियस हो गई, यानी मैं जानने के लिए और इच्छुक हो गई कि ये आखिर किस चीज़ की पिक्चर है। तो क्यूरियस में क्या सफिक्स ऐड होगा? क्यूरियोसिटी, ITY ऐड करके आपने नया वर्ड क्या बना दिया? क्यूरियस बन गया क्यूरियोसिटी। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ स्पेलिंग। अब बताया जा रहा है जो नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश में हम स्पेलिंग यूज़ करते हैं, यानी हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, और नॉर्मली जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं और जो स्पेलिंग्स हम यूज़ करते हैं वो कौन सी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं हम? ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप किसी सेंटेंस, किसी वर्ड में सिंगल L या सिंगल P देख रहे हैं, ठीक है, Actually, a double L use, then it's most likely. Okay. यहाँ पर बोल रहे हैं कि if you see a single L or P in a word where usually a double L or double P is used, then the writing is most likely to be an American English. यानी for example मैंने लिखा APPLE, ये क्या है? एप्पल। ये कौन सी लैंग्वेज हो गई? कौन सी इंग्लिश हो गई? ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गई। लेकिन अगर कभी किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं और आपको एप्पल की स्पेलिंग दिख रही है APLE, एप्पल, यानी डबल P की जगह आपको सिंगल P दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि वो लिखा तो एप्पल ही है, लेकिन वो ब्रिटिश नहीं बल्कि कौन सी इंग्लिश हो गई? अमेरिकन इंग्लिश हो गई। डबल P डबल L ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है, सिंगल P सिंगल L किसी वर्ड में अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। यहाँ ये बोला गया है अमेरिकन की जो इंग्लिश होती है उसकी जो स्पेलिंग्स होती है वो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग से डिफरेंट होती हैं, और ये डिफरेंस जानना हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी हम आगे करने वाले हैं उसमें आप यही चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हैं इस कॉलम में, और यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हैं। अब कहाँ पे OR एंड OUR लगता है वो बताया जा रहा है। अगर वर्ड है फेवर, तो फेवर में आप OUR लगा रहे हो, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन अगर आप फेवर वर्ड ही बोल रहे हो और OUR की जगह सिर्फ OR लगा रहे हो तो समझ जाओ कि वो अमेरिकन इंग्लिश है। कलर OUR लगा रहे हो, ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ OR लगा रहे हो कलर में, अमेरिकन इंग्लिश।
अब बात आ जाती है नेक्स्ट वर्ड्स की, आर ई और ई आर। अगर मैंने आर ई लगाया है मीटर में, ब्रिटिश इंग्लिश, और मीटर ही बोला और ई आर लगाया तो वो अमेरिकन इंग्लिश हो गई। सेंटर, आर ई लगाया है, ब्रिटिश इंग्लिश। सेंटर, ई आर लगाया है, अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट आ जाता है सिंगल एल एंड डबल एल। अगर एनरोल में मैंने सिंगल एल लगाया है तो ब्रिटिश इंग्लिश, डबल एल लगाया है तो अमेरिकन इंग्लिश। सेम चीज़, कैंसल्ड में डबल एल है और यहाँ पे सिंगल एल है तो डबल एल है यानी ब्रिटिश, सिंगल एल यूज है यानी अमेरिकन। नेक्स्ट आ जाते हैं सीई और एसई कहाँ लगता है। डिफेंस, सीई इंग्लिश, लेकिन वहीं एसई लग गया, अमेरिकन इंग्लिश। प्रैक्टिस, जो कि एक वर्ब होता है, इसमें एसई लगा हुआ है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस में सीई लगा दिया, एज अ वर्ब यूज़ किया है तो वो हो गया मेरा अमेरिकन इंग्लिश। अगेन प्रैक्टिस, सीई यूज़ कर रही हूँ एज अ नाउन तो वो हो गया ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस यूज़ किया है, सीई यूज़ किया है एज अ नाउन तो वो हो गया मेरा अमेरिकन इंग्लिश। तो ये डिफरेंस होता है ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स में और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स में। हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हम ये हमारे लिए ये सारी स्पेलिंग्स करेक्ट होंगी। ओके, चलिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं, आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को टिक मार्क करना है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में है, क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। थिएटर, आर ई यूज़ हो रहा है तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आर ई तो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। ओके, मीगर, ऑनर, थिएटर, मीगर, ह्यूमर, ट्रैवल्ड, देख रहे हो आप डबल एल है, ओ यू आर यूज़ हो रहा है। ह्यूमर, फुलफिल, ट्रैवल्ड सिंगल एल है, फुलफिल डबल एल है। आपको पता है डबल एल कहाँ यूज़ होता है, ब्रिटिश में। सिंगल एल कहाँ यूज़ होता है, अमेरिकन में। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, थिएटर, ट्रैवल्ड, ऑनर, ह्यूमर, फुलफिल, मेगर, ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स, बाकी सब अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ स्पीच प्रैक्टिस। अब यहाँ क्या बोला गया है, अगर मार्था, इफ मार्था wanted to politely ask a special favor from Mr. Skimmett, she would have asked this way। अगर मार्था किसी फेवर, किसी मदद को अगर मांगती मिस्टर स्किमिड उसके हिस्ट्री टीचर से, तो वो इस तरीके से मांगती। किस तरीके से? फर्स्ट, मिस्टर स्किमिड, डू यू थिंक यू कुड कम विथ मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, आई एम सो नर्वस। तो वो अगर मदद मांगती मिस्टर स्किमिड से तो वो कहती कि मिस्टर स्किमिड, क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक साथ चलेंगे, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो इस तरीके से वो मदद मांगती, फेवर मांगती। या आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड कम विथ मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस मिस्टर स्किमिड, कि मैं बहुत ग्रेटफुल, आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि अगर आप मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक चलेंगे मिस्टर स्किमिड, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो इस तरीके से किसी से हम फेवर मांगते हैं, यानी कि मदद मांगते हैं। ओके, तो Here are some more ways of asking special favor। यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिससे आप लोगों से फेवर या कुछ स्पेशल मदद मांगते हो। नोटिस दैट गिविंग अ रीजन फॉर द फेवर स्ट्रेंथन्स योर रिक्वेस्ट। इस बात को आप नोटिस करिए इन सेंटेंसेस में कि जब आप किसी से फेवर मांगते हो, कोई मदद मांगते हो, तो साथ में आप रीज़न भी बता दो कि आप वो मदद क्यों मांग रहे हो। जैसे कि मार्था कह रही थी कि आप मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो बिकॉज आई एम फीलिंग नर्वस। उसने रीज़न दे दिया कि मैं नर्वस फील कर रही हूँ। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, सामने वाला बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है, मान जाता है आपकी बात को। ठीक है, कुड आई पॉसिबली आस्क यू टू कैरी दीज हैवी बैग्स फॉर मी, आई हैव अ बैक एक। मेरे लिए भारी बैग उठा दोगे, मुझे बैक एक है यानी कमर में दर्द है। तो ये आपने रीज़न बता दिया। रीज़न बता दो, थोड़ा आपका सेंटेंस स्ट्रांग हो जाता है। ओके, यहाँ बता दिया कि मैं ये वंडर करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस प्लेस पर जाएंगे मेरी आंट के यहाँ, आई डोंट फील वेल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगेन अ रीज़न इज़ गिवन। नेक्स्ट, मुझे आज ही असाइनमेंट ख़त्म करना है। वुड यू गेट वेरी क्रॉस इफ़ आई आस्क यू टू गेट द रेफरेंस बुक फॉर मी फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो वो पूछ रही है कि भाई मुझे ये असाइनमेंट आज ही कंप्लीट करना है। यस, और क्या आप बहुत ज़्यादा क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे, यानी क्या आप बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे प्लीज़ रेफरेंस बुक ला कर दे दो लाइब्रेरी से। तो आपने रीज़न दे दिया कि भाई मेरे को आज ही कंप्लीट करना है असाइनमेंट, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से रेफरेंस बुक ला के दे दो। तो रीज़न मेक्स योर फेवर इवन मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर एक क्लासरूम एक्टिविटी है। यहाँ पर भी आपको पेयर्स एंड ग्रुप्स बना लेने हैं क्लास में। आपको आपस में डिस्कस करना और डिसाइड करना है
of the examples in the box are more formal than the others, then decide how you would seek help in these situations. Basically आपके सामने ये situations है, इन situations में आप सामने वाले से कैसे मदद मांगोगे, कैसे फेवर मांगोगे, साथ में रीज़न देते हुए, वो आपको आपस में डिस्कस करके बताना है. फर्स्ट वाला अगर देख लेते हैं, यू वॉन्ट योर नेबर टू लुक आफ्टर योर प्लान्स फॉर अ वीक. आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप अपने नेबर, अपने पड़ोसी से फेवर मांग रहे हो कि एक हफ्ते प्लीज़ मेरे पेड़ पौधों को देख लेना, पानी वानी दे देना. आप रीज़न दे देना, बिकॉज आई एम गोइंग आउट फॉर अ वीक. तो इस तरीके से आप उससे फेवर मांगोगे. तो पेयर्स में आपको इन सिचुएशंस में क्या करना है, सामने वाले से कैसे मदद मांगनी है, फेवर मांगना है, ये करना है. जिसने भी सबसे सही तरीके से मांगा वो ग्रुप जीत जाएगा. तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है, यू कैन डू दिस अंडर योर क्लास टीचर्स सुपरविजन. आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज़ राइटिंग सेक्शन. अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे 4 कोट्स गिवन है. क्या गिवन है? कोट्स. कोट यानी जब कोई महान व्यक्ति अपने मुंह से कोई बात बोलता है तो वो कोट बन जाती है, यानी लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं. ओके, तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर कोट्स दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ग्रेट चीज़ें अचीव की हैं. आपको इन चारों कोट्स में से भी जो भी कोट अच्छा लगता है उसे चूज़ करना है एंड देन उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है. ओके, कोट्स देख लेते हैं. आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव. मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेहनत मैं करता हूँ उतनी लक मुझे मिलती जाती है. तो ये किसने कहा है? थॉमस जेफरसन ने कहा है. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. सबसे बड़ी ग्लोरी, सबसे बड़ी शानदार बात यह है कि आप हमेशा गिर रहे हो. इसमें कोई शानदार बात नहीं है, लेकिन गिर के फिर से उठ रहे हो, यानी फेलियर फेस करके सक्सेस पा रहे हो, वो उसमें शानदार बात है, उसमें ग्लोरी है. नेल्सन मंडेला ने कहा, हम सबको पता है अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे. टैलेंट विन्स गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियंस. अगर आप में टैलेंट है तो आप कोई भी गेम जीत जाओगे, लेकिन अगर आप अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हो और अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स, बड़ी बड़ी जीत हासिल कर सकते हो. तो माइकल जॉर्डन ने ये बात कही है. 1 child 1 teacher 1 pen and 1 book can change the world. यानी अगर एक बच्चे को एक अच्छी टीचर मिल जाए, एक कलम मिल जाए हाथ में जिससे वो लिख पढ़ सके, और एक किताब मिल जाए जिससे वो पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सके, तो उससे दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि ये इंसान फिर टीचर बन के आगे किसी और को पढ़ाएगा. तो मलाला यूसुफज़ई ने ये कोट कहा है. अब इनमें से मुझे ये फर्स्ट वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आई विल चूज़ दिस एंड आई विल राइट अ पैराग्राफ या फिर शॉर्ट ऐसे, एक छोटा निबंध लिख लूँगी मैं इस टॉपिक पे. 3 पैराग्राफ्स में आपका ऐसे होना चाहिए, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3. पैरा 1 में थोड़ी डिटेल्स बताओ उस पर्सन के बारे में जिसने ये वर्ड्स कहे हैं, जिसने ये कोट कहा है. यस, और इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो बताना है. पैरा नंबर 2 में आपको बताना है कि कैसे इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में. और पैरा नंबर 3 में आपको बताना है किस टाइम पर आपने लाइफ में ऐसा फील किया है या एक्सपीरियंस किया है. अब ये रियल एक्सपीरियंस भी आपका हो सकता है या आपका इमेजिनरी कोई काल्पनिक एक्सपीरियंस आप शेयर करो, वो भी हो सकता है. तो इस कोट को आपने लाइफ में कब फील किया है वो बताना है आपको पैरा नंबर 3 में. तो फर्स्ट वाला हम यूज़ कर रहे हैं कोट हमारे ऐसे में. ओके, तो कोट है, आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव. ओके, एट्रीब्यूटेड टू थॉमस जेफरसन. यानी किसने कही है ये बात? थॉमस जेफरसन ने कही है. ये लाइन, ये कोट, ये सजेस्ट करता है कि हार्डवर्क से, मेहनत से, और परसिवियरेंस यानी कि जब आप हार नहीं मानते हो, कंटिन्यूसली उस काम को करने में, कंप्लीट करने में लगे रहते हो, आर नॉट जस्ट पाथ्स टू सक्सेस. इन दोनों को यूज़ करके आप सक्सेस यानी सफलता तो पा ही लोगे, लेकिन इससे आपके लाइफ में आप पॉजिटिव आउटकम्स ही एक्सपीरियंस करोगे, यानी कि आपके लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, हमेशा सही ही सही होगा. ये आइडिया क्या इम्प्लाई करता है कि लक इज़ नॉट सोनली रैंडम चांस. इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप लक हो, किसी चीज़ में लकी हो आप, कि अरे आपको बाय चांस लक से ये चीज़ मिल गई, तो ये कोई रैंडम चांस नहीं है कि जो अचानक से आपकी लाइफ में आपने फील किया, बट इट कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन. यानी अगर आप लगन है, आपके अंदर डेडिकेशन है और आपने उस काम को करने की बहुत प्रिपरेशन की है, मेहनत करी है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. फॉर इंस्टेंस, अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम. एक ऐसा म्यूजिशियन, कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, वो अपने बहुत सारे आवर्स यानी अपने दिन में बहुत सारे घंटे प्रैक्टिस करने में बिताता है, इज़ मोर लाइकली टू विन अ कॉन्टेस्ट. एक ऐसा म्यूजिशियन अगर उसने मानो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो डेफिनेटली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, क्योंकि उसने बहुत सारे घंटे प्रैक्टिस करी है, डेडिकेशन और लगन लगाई है.
दो द ऑडिशन माइट सीम लाइक अ स्ट्रोक ऑफ लक, भले ही ऑडिशन में वो उसको लगेगा कि ऑडिशन में मैं लक से जीत गया, यानी मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा ऑडिशन निकल गया, लेकिन फाइनल डे में वो कैसे जीतेगा? अपनी प्रैक्टिसिंग से, कि उसने बहुत प्रैक्टिस करी है। ओके, रेलेवेंस टू दिस कोट, इस कोट का रेलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो कोट ये हाईलाइट करता है कि प्रिपरेशन मेक्स इंडिविजुअल्स मोर रिसेप्टिव टू लक, कि अगर आप किसी चीज़ को जीतने के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आपने मेहनत करी है, साल भर रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करी ही करी है, तो आप लक से रिसेप्टिव हो जाते हो, यानी कि आप ये चीज़ भूल जाते हो कि ठीक है थोड़ी बहुत लक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेहनत, यानी हार्ड वर्क। ठीक है, लक तो सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकता है कि ठीक है आप जीत जाओगे, उम्मीद है, लेकिन हार्डवर्क से आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आप ही जीतोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, कोई स्टूडेंट जो है जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता जाता है, यस, और जो मटेरियल है, जो सिलेबस है, बहुत अच्छे से उसको समझ में भी आ रहा है, इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाए या वो क्लास में टॉप कर दे। व्हेन अ रैंडम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ टेस्ट, यानी कभी कभी एग्जाम में, टेस्ट में रैंडम क्वेश्चन, सिलेबस के बाहर का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो जिस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, चांसेस बिल्कुल हैं कि वो बच्चा उस आउटसाइड वाला क्वेश्चन, यानी सिलेबस के बाहर वाले क्वेश्चन को भी सही आंसर दे दे, क्योंकि इसने मेहनत करी है, इसको पता है। ओके, तो जो हमने कोड डिसाइड किया था, ये पूरा उसका मीनिंग है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आर टुडेज सेशन। आई होप आपको एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो चाहे आप यूट्यूब पर देखिए, अदरवाइज वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, एंड इनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।